लगा दूं बच्चों का लेक्चर मिस होता है तो देखता हूँ यहाँ पर इसमें क्या होता था कि Eg और T2G। Eg का जो एनर्जी था, Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू T2G इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऐसा होता था? तो जो Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स था, एक्सियल ऑर्बिटल्स था, वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता था सेंट्रल मेटल को लिगेंड। दैट मीन जो एक्सियल ऑर्बिटल था उसका रिपल्सन था वो ज्यादा होता था, इसके चलते उसका एनर्जी ज्यादा था। अब यहाँ पे डिफरेंट रीजन है, क्रिस्टल पे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर देखें हम लोग यहाँ पे समझ लोगे, उसके बाद जब नोट करना होगा तो प्रॉपर नोट करोगे। अब जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है, मान लो कोई सेंट्रल मेटल है यहाँ पे, ठीक है, L1 L2 L3 और ये कोई L4 आ रहा है। इसमें हर एक L1 L4 का जो लिगेंड्स है L1M L4, इसके बीच का एंगल क्या होगा? दैट मीन किसी भी दो लिगेंड्स के बीच का एंगल क्या आता है इसमें, टेट्राहेड्रल का केस अगर है तो ये इसमें करेगा 109.5। तो ये सब लोगों का। जबकि ऑक्टाहेड्रल केस में क्या था, दो लिगेंड्स के बीच का एंगल क्या था, 90। दैट मीन उसको एग्जैक्टली एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता था सेंट्रल मेटल को इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल का। अब इसको इस तरीके से समझना है। यहाँ पे इस केस में होता यह है कि मान लो कि ये कोई डायग्राम हो, समझ लेना पहले अच्छे से, उसके बाद नोट करोगे तो ऊपर टाइम दिया जाएगा। इसी चीज को जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ इस केस में, सेंट्रल मेटल और ये 4 लिगेंड, इसको हम लोग क्यूब के फॉर्म में अगर बताओ यहाँ पे इस तरीके से, देखिए कोई क्यूब आ रहा है यहाँ पे है। अब इसमें देखना है यहाँ पे ये जो क्यूब है, अब इसमें जो सेंटर है यहाँ पे, क्यूब का जो सेंटर है ये, वहाँ पे क्या होता है, मेटल, सेंट्रल मेटल। क्यूब का जो सेंटर है वहीं पे हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, वो सेंट्रल मेटल जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का इस पोजीशन पे आ रहा है। समझना है इसको पहले। अब इसमें जो लिगेंड्स होता है यहाँ पे है, एक लिगेंड्स अगर इस पोजीशन पे आ रहा है तुम्हारा, दैट मीन्स इस केस में जो होगा, इसको यहाँ पे एज्यूम कर लो, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, और जो नेक्स्ट यहाँ पे ये L1 L2। अब दूसरा जो लिगेंड सर आता है क्यूब के अपोजिट जो कॉर्नर है वहां पे है 1 2। ये जो सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल मेटल, ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड्स को, L1 L2। ये जो आ रहा है यहाँ पे L3 और ये L4। टेट्राहेड्रल कैसा फिगर होता है, 3D फिगर, इसको 3D में ही सोचना है यहाँ पे। और जब 3D में सोचोगे, ये L1 L2 L3 L4 ये लिगेंड्स का पोजीशन है क्यूब में। और ये सेंट्रल सेंटर जो दिखा क्यूब का जो सेंटर वहां पे क्या है, सेंट्रल मेटल। अब सोचना था कि इसमें जो एक्सिस होता है यहाँ पे है, तो एक्सिस जो यहाँ पे, इसको ये जो फेस है यहाँ पे है, इस साइड का L1, इसको कुछ नेम देते हो यहाँ पे। इसमें जो राइट साइड का फेस है, ये एक एक्सिस के जो फेस है उसके बीच से बिल्कुल पास कर रहा है यहाँ पे। ये सेंट्रल है, सेंटर है क्यूब का, और ये जो फेस है राइट साइड का, इससे इसके मिडिल से बिल्कुल पास कर रहा होता है। ये एक्स एक्सिस है। अब ये जो ऊपर वाला फेस है क्यूब का, इसके बिल्कुल बीचों बीच ये वाई एक्सिस होगा तुम्हारा इसमें। ये क्या है, वाई एक्सिस। और ये फिर क्या रहता है, इधर जेड एक्सिस दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, जेड एक्सिस। अब देखना यहाँ पे कि ये जो सेंट्रल मेटल था, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये सेंट्रल मेटल मेटल था यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और लिगेंड्स कैसे अप्रोच कर रहा है यहाँ पे है, इसके अलोंग यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। बेसिकली ये सेंटर था और ये लिगेंड्स है यहाँ पे। इस कॉर्नर तक नहीं आना, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये लिगेंड्स
ये सेंटर को कनेक्ट कर रहा होगा यहाँ पे डायरेक्टली। मैं इसको इस तरीके से दिखा दूँ यहाँ पे। और ये कोऑर्डिनेट, बेसिकली इसमें जो कंसेप्ट है सीएफटी में, वो क्या होता है, आयनिक लिगेंड्स एंड सेंटर मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। बट यहाँ पे मैं इस तरीके का बॉन्ड अगर दिखाऊं यहाँ पे कि ये L1 जो अप्रोच कर रहा है, आयनिक अट्रैक्शन ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है, बट इसके अलॉन्ग अप्रोच कर रहा है। अब देखना यहाँ पे ये जो लिगेंड से अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल को, वो तुम्हें क्या लग रहा है, बिटवीन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस? बिटवीन द एक्सिस। ये क्या यहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस। अब देखोगे ये एग्जैक्टली बिटवीन द एक्सिस भी नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि अगर देखोगे तो एक L1, ये L1 था और ये L4, ठीक है, L1 और L4, इसके बीच का जो एंगल होगा ये L1 और M, सेंट्रल मेटल बीच में सेंटर पे, और ये L4, इसके बीच का जो एंगल है तुम्हारा वो कितना आ रहा है यहाँ पे है 109.5। अब 109.5 को मैं अप्रॉक्स 110 ले लूं अगर यहाँ पे, ठीक है, 110 L1 M जो सेंटर है यहाँ पे L4। अब ये जो L1 और ये जो एक्स एक्सिस है, इसके बीच का जो एंगल होता है यहाँ पे, इसके बीच का जो एंगल है, जो एक्सियल ऑर्बिटल है यहाँ पे, इसके बीच का जो एंगल होता है यहाँ पे कुछ 55 डिग्री आता है। ये L1 L4 110 55 कहाँ से आ रहा है ये सोचना है। ये L1 सेंट्रल मेटल L4 के बीच का एंगल क्या 110 के अप्रॉक्स, तो ये जो एंगल रहेगा वो 55। अब देखना कि इसमें जो ये जो एक्सियल ऑर्बिटल होगी एक्सिस के अलॉन्ग दैट इज एक्सियल ऑर्बिटल, दैट मींस वो क्या होगा इसमें इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। अब इसमें जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है उसको कैसे दिखाओगे यहाँ पे, तो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को, इसको हम लोग जो एक्सियल ऑर्बिटल था जो एक्सिस मान रहे थे वो किसके बीच से पास करा रहे थे, सेंटर, एंड जो फेस का सेंटर है किसी एक का फेस, राइट साइड का जो फेस है उसके सेंटर पे। अब इसमें जो होता है यहाँ पे है कि जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उसका जो लोब होता है वो एज के सेंटर पे, ये एज आ रहा था ये इसके और इसके सेंटर से पास करता है ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का। ये क्या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, दैट मींस T2G बोल सकते हो, और ये क्या था यहाँ पे EG। यहाँ पे होता है क्या, जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है यहाँ पे है, जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, दैट मींस इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे कि जो एंगल है यहाँ पे L1 सेंट्रल मेटल एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का जो एंगल होता है EG, दैट मींस एक्स एक्सिस, और ये EG का मतलब क्या है, एक्सियल ऑर्बिटल, दैट मींस एक्सिस और लिगेंड्स, तो क्या होता है अप्रॉक्स 55। और ये जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है इसमें यहाँ पे L1 M एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, उसके बीच का अप्रॉक्स एंगल क्या आ जाता है 35। तो यहाँ पे देखना है कि जो लिगेंड्स है वो किसके ज्यादा नजदीक है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स या EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, बस ये लास्ट में बताना है। अगर ये वैल्यू में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो लिगेंड्स है वो किसके ज्यादा क्लोज है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स या EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। सही है सब लोगों का, बिल्कुल T2G। सही है, बिल्कुल T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के वो ज्यादा नजदीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ज्यादा नजदीक है तो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का जो जब लिगेंड्स अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल से ज्यादा नजदीक आ रहा है यहाँ पे है, तो रिपल्सन किसके साथ ज्यादा होगा, जिसके साथ नजदीक है, तो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल के साथ उसका रिपल्सन ज्यादा होता है लिगेंड्स का। और जब लिगेंड्स का रिपल्सन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा होता है तो अब उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। जब हम ये डायग्राम इसी टाइप का ड्रॉ करेंगे टेट्राहेड्रल केस के लिए, उस केस में T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का एनर्जी ज्यादा रहेगा और EG का कम रहेगा वहां पे। क्लियर है यहाँ पे है, ये पॉइंट वो लिखेंगे भी अभी, तुम लोग ये ट्यूब वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, और ये वैल्यू भी अप्रॉक्स में लिख पाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो इसमें एक्सिस दिखा रहे हैं
वो सेंटर एंड जो राइट साइड का फेस है, फेस के सेंटर से पास करा रहा है, जो कि एक्स या इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में बोल रहे थे। जबकि जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, दैट मीन जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, उसको एज के सेंटर से पास तो कर ही रहा है, और ये जो एज का सेंटर है उससे पास कराते हैं यहाँ पे, जिससे कि ये जो एंगल आता है अप्रॉक्स यहाँ पे, ये एंगल अप्रॉक्स 35 आ जाता है। 3D में सोचना रहेगा, इतना नहीं सोचना है कुछ। फाइनल जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, पॉइंट जो वो लिखेंगे कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेज बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस में वर्ड यूज करते हैं, बट वहां पे जो क्लोज होता है एग्जैक्टली बिटवीन द एक्सिस भी ना होकर के T2G के ज्यादा क्लोज होता है, और T2G के ज्यादा क्लोज होता है लिगेंड जो अप्रोच करेगा, दैट मीन उसका रिपल्सन ज्यादा हो जाता है वहां पे। इसको अभी रेज कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये डायग्राम ड्रॉ करो तुम लोग, ये वैल्यू भी लिख लोगे अप्रॉक्स यहाँ पे है। In case of octahedral complex or in case of tetrahedral complex, in case of tetrahedral complex, ligands nearer to T2G set of orbitals, T2G set of orbitals. So repulsion will be more with T2G set of orbitals. Set of orbitals. Therefore, energy of T2G orbital set of orbitals will be greater. बस एक ये पॉइंट याद रख लेना यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल को, किसके नजदीक होता है? नियरर टू T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, और T2G सेट ऑर्बिटल्स के नजदीक है, लेकिन उसके साथ ज्यादा रिपल्सन होगा, और उसके साथ अगर ज्यादा रिपल्सन हो रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। इन पॉइंट नोट कर लेते प्रॉपरली। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स नियरर टू T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये दोनों दिखाता है यहाँ पे M, L1, L2, L3 और ये L4। इसी को मैंने क्यूब के फॉर्म में दिखाया हुआ है। जब एक्चुअल में 3D में सोचोगे तो क्यूब का जो सेंटर है वहां पे क्या होता है? सेंट्रल मेटल। लिगेंड्स कैसे रहता है यहाँ पे एक कॉर्नर पे L1, L2 और इसके अपोजिट कॉर्नर, दैट मीन जस्ट नीचे नहीं, इसका ये L3, L4, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ पे। ऐसा कुछ पढ़े भी होगे सॉलिड स्टेट में, नहीं पढ़े तो इस तरीके से याद रखना है यहाँ पे। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड जो अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस, बोल सकते हो, कई बुक में बिटवीन द एक्सिस लिख दिया था सिंपली, बट एग्जैक्टली बिटवीन द एक्सिस भी नहीं होता है। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ज्यादा क्लोज होता है, दैट मीन उसका रिपल्सन उसके साथ ज्यादा होता है वहां पर।
यह जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, मैंने इसी को क्यूब के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे। वो सेम रहा था, L2 के रेस्पेक्ट में देखना होगा तो वो सेम रहेगा यहाँ पे। इसमें हम लोग यहाँ पे एक्स वाई के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाई और जेड के रेस्पेक्ट में देखते हैं यहाँ पे, वो सेम है वहां पे। ऐसा नहीं कि 3D फिगर है, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे ज्यादा आसान था देखना, बाकी कहीं से भी देखो तो वो सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि L1 के रेस्पेक्ट में। अब L2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाई और जेड को लेना पड़ेगा, तो क्लियर यहाँ पे है, तो सेम तरीका सोचना था वहां पर। ऐसा नहीं कुछ में कुछ अलग हो जाएगा, सबके लिए सेम रहे, किसी भी लिगेंड के लिए देखोगे तो सेम रहेगा वहां पर। ये वैल्यू वगैरह भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 55 साइड का भी ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है कि जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल, तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के नजदीक होता है। कई सारे बुक में बिटवीन द एक्सिस लिखा हुआ, जो लिगेंड से अप्रोच करता है वो भी याद रख सकते हो वहां पे। जब बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, तो वहां पे जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होगा उसके साथ उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा, एनर्जी क्या होगा उसका ज्यादा। चलिए नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो ठीक है, पहले नोट कर लो इसको। पॉइंट क्लियर है सबको? इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लिगेंड्स नियरर टू T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, so repulsion will be more with T2G set of orbitals। इसका रिपल्सन की बात करें लिगेंड्स का, therefore energy of T2G set of orbitals will be greater। इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी ज्यादा है, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। ये मैं एंगल लिखा हुआ, ये एंगल क्या आ रहा है, L1 एंड जो EG ऑर्बिटल्स है जो एक्सिस के लॉन्ग होगा, यहाँ पे एक्सिस वो 55, और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और ये जो L1 है जो लिगेंड्स, उसके बीच के अप्रॉक्स एंगल में क्या लिखा हुआ, 35। ये क्या यहाँ पे 35, कंफ्यूजन एक नहीं तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, वैल्यू क्या आ रहा था 35। ये जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, जो एक्सियल ऑर्बिटल वो फेस के सेंटर से पास कर रहा है, और जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, वो क्या होता है, जो इस एज होता है क्यूब का, उसके सेंटर से पास करता है यहाँ पे, दैट मींस ये एंगल इस तरीके से आ पाता है। चलिए नोट डाउन कर लिया यहाँ तक आप सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो प्रॉपर नोट करना यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसा बाद में नोट कर लेंगे। यहाँ पे 30 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम अगर लग रहा है, या जो भी टाइम लग रहा है, तो प्रॉपर नोट करते जाओगे यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। आता हूँ इस पेज पे भी मैं आता हूँ फिर दोबारा से, जो लोग नोट नहीं किए हो। अब इसमें एक मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग में अगर डी ऑर्बिटल 3 मेटल आयन के साथ अगर आ रहा है इस तरीके से यहाँ पर, 1 2 3 4 5, अभी ये जो अगर डी ऑर्बिटल इन 3 मेटल,
d orbitals in free metal ion. फ्री मेटल, अब वो एटम के फॉर्म हो या आयन के फॉर्म में हो, तो जब फ्री मेटल होगा वो किसी लिगेंड के साथ बॉन्डेड नहीं होगा, उसमें जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी होता है वो सब क्या है, सेम है वहां पे। अब क्या होता है इसमें, जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड अप्रोच करता है यहाँ पे, तो उसका एनर्जी इंक्रीज करता है, बट अभी भी क्या है वहां पे वो सेम ही रहता है, डी जनरेट ही रहता है वहां पे। ये क्या होता है, एवरेज एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी लेवल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। एवरेज एनर्जी लेवल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड का मतलब क्या था कि कोई सेंट्रल मेटल है, मैंने पहले ही बताया था ऑक्टल केस में भी। अब इसको स्फेरिकली हर एक तरफ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, दैट मींस क्या होता है, अभी भी एनर्जी जितना अगर इधर से लिगेंड रिपल्सन करेगा, हर तरफ से सेम रिपल्सन होगा, तो डी जनरेट ही रह जाता है। अब क्या होता है, जब टेट्राहेड्रल का केस है इसमें, तो कितना लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा इसमें, 4 लिगेंड, और जो लिगेंड अप्रोच करता है वो सिमेट्रिकली नहीं करता है, दैट मीन्स जो अभी डी जनरेट ऑर्बिटल अभी तक था इसमें, और ये क्या था, एनर्जी लेवल इसका यहाँ पे। तो जब सिमेट्रिकली लिगेंड अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल्स को, उसका एनर्जी कुछ इंक्रीज कर जाता है, बट जब 4 लिगेंड्स अनसिमेट्रिकली अप्रोच करेगा, तो वो फिर स्प्लिट हो जाता है 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, जो डी ऑर्बिटल्स था अभी स्टार्टिंग में डी जनरेट था। ये मैं क्या लिख रहा था इसमें, एनर्जी इस साइड लिख लेते तुम लोग, एनर्जी तो कुछ इंक्रीज किया। अब जो 4 लिगेंड्स अप्रोच करेगा इसको, ये जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स था यहाँ पे, इस सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है बेसिकली ये। अब इसको यहाँ पे सोच के बताना है कि एनर्जी कम किसका होगा, किस सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगा यहाँ पे। सही है बिल्कुल, इसका एनर्जी कम होगा ईजी का। तो कुछ लोग ईजी कह रहे हो, कुछ लोग P2G अभी भी कह रहे हो। देखना यहाँ पे मैंने पीछे बताया था यहाँ पे कि जब लिगेंड अप्रोच करता है तो किसके अलोंग, इन बिटवीन याद रखना। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस। इतना याद रखना है, एग्जैक्टली बिटवीन नहीं होता, वो नियरर किसके होता है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जो कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स था। यहाँ पे जब T2G ऑर्बिटल्स के नजदीक है तो उसका रिपल्सन ज्यादा हो, तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। सही है, मैक्सिमम लोगों का वैसे सही आ रहा है इसमें, T2G सेट्स का ज्यादा होगा, सही है। मैं यहाँ पे पूछ रहा था कि कम किसका होगा, तो क्या आ रहा था, EG। और EG में कितना ऑर्बिट होता है, 2 ही ऑर्बिटल्स होता है वहां पे, और जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होगा तुम्हारा उसमें, उसमें 3 ऑर्बिटल्स आ जाता है। ये क्या था तुम्हारा, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, और ये क्या तुम्हारा रहेगा इसमें, EG ऑर्बिटल। अब ये जो था एवरेज एनर्जी लेवल, इसको एक और नेम और देते थे, इसको क्या बोल देते यहाँ पे, इस लाइन को याद हो कुछ। बेरी सेंटर। तो ये बिल्कुल, ये क्या था, बेरी सेंटर। एवरेज एनर्जी लेवल बोलो या फिर बेरी सेंटर, ये क्या था यहाँ पे, बेरी सेंटर। अब देखना है कि इसके बीच जो एनर्जी गैप आ गया, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इस जो एनर्जी गैप है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी जो स्प्लिट होने के बाद जो आ रहा गैप, इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो T। ऑक्टाहेड्रल में क्या लिखते थे हम लोग, डेल O, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या लिखा हम लोग, डेल T, T फॉर टेट्राहेड्रल। तो डेल T क्या यहाँ पे है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड
splitting energy, crystal field splitting energy in tetrahedral complex. In tetrahedral complex. चलो ये डायग्राम यहाँ तक ड्रॉ करो सब लोग, फिर और आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चीजें क्लियर होना चाहिए कि इसमें इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स नीचे क्यों आ गया, T2G ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि जो लिगेंड्स अप्रोच करता है इसमें T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल से ज्यादा नजदीक होता है, लेकिन उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा हो तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा, इस एवरेज एनर्जी लेवल पर। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल एटम या आयन, जब किसी लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड नहीं हुआ होता है उसका क्या होता है, डीजनरेट ही रहता है ऑर्बिटल। जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड हो, जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होगा तो उसके तो भी एनर्जी कुछ इंक्रीज कर जाएगा, बट अभी वो डीजनरेट रहेगा। बट फोर लिगेंड्स जब टेट्राहेड्रली अप्रोच करता है, दैट मींस अनसिमेट्रिकली अप्रोच करेगा, ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स था वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाता है, Eg एंड T2G। ये तो पूरा डिफरेंस क्या आ रहा था, डेल टी। अब इस डिफरेंस की बात करती है, कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, मैंने पहले भी बताया होगा, ये जो वैल्यू होगा प्लस 0.4 डेल टी, और नीचे का जो अब यहाँ पे आएगा वो क्या रहा था, इसमें माइनस 0.6 डेल टी। सही है बिल्कुल। ये कैसे लिख रहे हैं ये भी मैंने पहले भी बताया था। जब ऊपर थ्री सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये थ्री ऑर्बिटल्स ऊपर है मेरे, तो 0.4 इंटू थ्री 1.2 पॉजिटिव, 0.6 इंटू 2 ऑर्बिटल्स नीचे था, तो 0.6 इंटू 2 1.2 नेगेटिव। लेट में से क्या आता है, एवरेज एनर्जी लेवल वेरी सेंटर। इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर पाते हैं इसको। कर ले, नोट डाउन कर लिया था सब लोग। तो कुछ पॉइंट्स और भी देखते हैं यहाँ पे। अब इस केस में देखना है यहाँ पे कि जो डेल टी है यहाँ पे, और हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये देख रहे हैं, और पीछे जो देख रहे थे हम लोग तो क्या था उसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब उस दोनों में अगर कंपेयर करें यहाँ पे, ये जो एनर्जी गैप है, डेल टी ज्यादा होगा या डेल ओ,
इसके लिए हम लोग एक रिलेशन भी लिखेंगे, बट उससे पहले ये लोगों को सोच के बताना है कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसमें एग्जैक्टली जो लिगेंड्स अप्रोच करता था सेंट्रल मेटल को, वो कैसे अप्रोच करता था? अलोंग द एक्सिस, दैट मीन्स एक्सियल ऑर्बिटल्स का उसका डायरेक्ट रिपल्सन होता था। एक्सियल ऑर्बिटल्स जो था वहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ध्यान से सुनोगे, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड्स अप्रोच करता था अलोंग द एक्सिस, तो ऑर्बिटल्स का वहां पे डायरेक्ट रिपल्सन हो रहा। वॉइस आ रहा है प्रॉपर अभी? बताओ सब लोग, बताओ प्रॉपर वॉइस आ रहा है सब लोगों को अभी? यस सर। तो ठीक है, बीच में कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। तो आई थिंक सब लोग डायग्राम भी ड्रॉ कर चुके हो गए। मैं सिंपल डायग्राम, क्योंकि उसी को एक्सप्लेन करना था डायग्राम से ही, मैं सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक फिर से, बाकी तुम लोग ड्रॉ कर चुके हो गए। इस तरीके से आ रहा था वहां पर। बाकी जिनको भी नेटवर्क इशू आता है, तो मैं कल का भी रिकॉर्डिंग, कल वैसे ज्यादा कुछ पढ़े नहीं थे, डिस्कशन ही किए थे, कल का भी रिकॉर्डिंग और आज का रिकॉर्डिंग में कहीं भी अगर नेटवर्क इधर से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट भी हुआ था तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। नो, किसी को अगर नेटवर्क इशू आता है उधर का तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो प्रॉपरली। इस तरीके से ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो रहा था यहाँ पे, 1 2। ये क्या था? T2 जी, और नीचे क्या था इसमें? EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या रहा था इसमें? बेरी सेंटर। और ये क्या था इसमें? डेल टी। नोट तो सब लोग कर चुके थे यहाँ तक, मैं पूरा डिटेल में फिर नहीं लिख रहा। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल टी है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? डेल ओ। तो सोच के ये बताना है यहाँ पे कि डेल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और डेल टी दोनों में से ग्रेटर कौन सा होता है। इसका मैं रीजन बता रहा था कि दोनों में से जो ग्रेटर होता है वैल्यू, वो डेल ओ ग्रेटर आता है डेल टी से, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा इसलिए होता है कि उसमें डायरेक्टली जो लिगेंड्स अप्रोच करता है, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स था उसके साथ डायरेक्टली लिगेंड्स का रिपल्सन होता है, जबकि इसमें लिगेंड्स का डायरेक्टली रिपल्सन ना तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल के साथ होता, ना तो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल के साथ होता है। T2G ऑर्बिटल के नजदीक जरूर होता है, पर डायरेक्टली उसके साथ भी रिपल्सन नहीं होता है। ये एनर्जी गैप कम होता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, जबकि एनर्जी गैप जो था वहां पे दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ऑक्टाहेड्रल केस का ज्यादा होता है। उसके एक रिलेशन भी बताया गया यहाँ पे कि डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल नॉट। तो डायग्राम के नीचे एक ये रिलेशन नोट कर लेते तुम लोग। तो डायग्राम में ड्रॉ किए वो, उसके नीचे एक ये रिलेशन डेल टी और डेल ओ में, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब इन्हें ये रिलेशन कैसे आता है यहाँ पे? तो रिलेशन यहाँ पे अगर एक तो पहले तो याद रखना यहाँ पे रिलेशन, मैथमेटिकली सोचोगे कि 4/9 डेल नॉट, यहाँ से भी पता चल जाता है कौन सा ज्यादा यहाँ पे है, तो डेल नॉट ज्यादा होगा, तभी इसको 4/9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेल टी के इक्वल आ रहा है यहाँ पे। अब सोचना है यहाँ पे, इसमें सोचने का तरीका ये है कि जो 4/9 आ रहा है तो वो कैसे आ रहा होगा यहाँ पे। उसके लिए अगर सोचोगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितना लिगेंड्स अप्रोच कर रहा था? 6 लिगेंड्स। इसमें कितना लिगेंड्स अप्रोच करता है? 4। तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो इसमें 4 लिगेंड्स अप्रोच करता था, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितना लिगेंड्स अप्रोच करता है? 6। दैट मीन्स 4/6 जो फील्ड क्रिएट करेगा, वहां पे 6 लिगेंड्स फील्ड क्रिएट कर रहा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे 4 लिगेंड्स फील्ड क्रिएट करेगा, तो क्या हो जाएगा? 4/6। तो 4/6 दैट मीन्स 2/3। क्लियर हो गया यहाँ पे है? वहां पे 4 लिगेंड्स, यहाँ पे 6 लिगेंड, तो 4/6 ये 6 और 4, तो 4/6 यहाँ पे 4 आ रहा था, ये 2/3 यहाँ पे आ गया।
अब जो लिगेंड्स है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे आ गया है। ये वहां पे 4 लिगेंड्स, ये 4 लिगेंड्स टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे ये आ गया। अब जो लिगेंड्स फील्ड क्रिएट करता है, वहां पे 6 लिगेंड्स फील्ड क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे 4 ही लिगेंड फील्ड क्रिएट करता है यहाँ पे, तो फिर से क्या आ जाएगा 4/6, यहाँ पे 4 लिगेंड्स का ही फील्ड क्रिएट होगा, क्रिस्टल फील्ड जो मैं वर्ड यूज करता है। ये भी क्या आ जाएगा 2/3। ये क्या होगा इफेक्ट्स ऑफ लिगेंड्स। या ये जो 2/3 आता है, सुनो ये भी बोलते हैं किसमें जो आता है along द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस या directly, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स इसका जो यहाँ पे इफेक्ट होता है वो 2/3 आता है। ये 2/3 इंटू 2/3 दोनों इफेक्ट काम करेगा, तो दोनों इफेक्ट जब काम करता है 2/3 इंटू 2/3, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4/9। इस तरीके से 4/9 आता है। बाकी इतना डिटेल में नहीं सोचना है, मेनली ये रिलेशन तुम लोगों को याद रख लेना है। क्लियर है यहाँ तक कि डेल्टा इक्वल टू 4/9 डेल नॉट। सर ये नोट करना है क्या? नहीं, मैंने इसको ये रिलेशन नोट करना है, ये साइड में नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसको भी। ये 4/9 कहाँ से आ रहा है पहले मैं उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली रिलेशन याद रखना है। ये 4/9 कहाँ से आ रहा है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स का जो डिफरेंस था, यहाँ पे 4 और ऑक्टाहेड्रल केस में 6 लिगेंड्स, वो क्या आ जाता है वहां पे 2/3, 4/6 दैट मीन 2/3। और इफेक्ट्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स का जो इफेक्ट होता है, वहां पे 6 लिगेंड्स का इफेक्ट था, जो फील्ड क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे 4 ही लिगेंड्स फील्ड क्रिएट करेगा, दैट मीन्स 2/3, 2/3 और 2/3 यहाँ से, दैट मीन्स 4/9। ये रिलेशन 4/9 कहीं कहाँ से आ रहा है उसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था, इसको भी नोट कर लो। एक और पॉइंट अभी इसके नीचे नोट करोगे यहाँ पर, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, in tetrahedral complex, all ligands are considered, to be weaker ligands या weak field ligands. In tetrahedral complex, all ligands are considered to be weaker ligands, and therefore electron spilling continuously from takes place continuously from Eg2 T2g orbital, Eg2 T2g orbital। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल लिगेंड्स आर कंसिडर्ड टू बी वीकर लिगेंड। और जब वीकर लिगेंड्स हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं लोग, तो पॉइंट नोट करो पहले, ऑल लिगेंड्स आर कंसिडर्ड टू बी वीकर लिगेंड्स and therefore electron spilling takes place continuously from Eg2 T2g orbital। पॉइंट को समझते हैं भी क्या इस पॉइंट का मीनिंग। तो नोट कर लिया होगा यहाँ पे,
उसमें एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे इसमें होता है क्या, यहाँ पे जो जैसे हम ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स में देखते थे कि इलेक्ट्रॉन का जो फील होता था तो पहले लो एनर्जी में जाएगा फिर हायर एनर्जी में जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं भी किसी भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो सेंटर मेटल का कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं वो क्या आ रहा है, D6 आ रहा है या D7 कुछ भी आ रहा हो। इसमें होता क्या, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, दूसरा यहाँ पे चला गया। अब इसमें पेयरिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें जो डेल टी है, जो एनर्जी डिफरेंस है Eg एंड T2G का, वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू डेल नॉट। ध्यान से समझोगे यहाँ पे, ये जो एनर्जी गैप है डेल Eg एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का एज कम्पेयर टू डेल नॉट, वो काफी कम होता है यहाँ पे। और जब ये गैप कम है यहाँ पे, इसमें होता क्या, चाहे जो भी लिगेंड्स हो, जिस भी नेचर का लिगेंड्स हो, उसमें क्या होता है वहां पे, उसको वीकर लिगेंड्स हम लोग मान लेते हैं। और वीकर लिगेंड्स बोलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा वहां पे, फोर्सफुली पेयरिंग कभी नहीं होता है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि तीसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग कब करता था, जब एनर्जी गैप ज्यादा होता था डेल ओ में। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी गैप काफी कम है, और एनर्जी गैप कम है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, चौथा ऊपर जाएगा, पांचवा ऊपर, फिर छठा नीचे, सातवां नीचे, फिर दैट मीन्स कंटिन्यूसली रहेगा। यहाँ पे पहले Eg में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब सब में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा यहाँ पे। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि ऊपर में इलेक्ट्रॉन नहीं गया और नीचे ही पेयरिंग कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। क्लियर है सबको इस पॉइंट का मीनिंग? यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स है टेट्राल कॉम्प्लेक्स में, उसको कंसीडर कैसा कर लेते हैं, वीकर लिगेंड्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग होगा वो नहीं हो पाता है। वीकर लिगेंड्स बोलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम Eg टू T2G। दैट मीन Eg में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर T2G में एक जाएगा, और फिर पेयरिंग होगा, जैसा नॉर्मल करते हैं हम लोग वहाँ पर। फोर्सफुली पेयरिंग इसमें होता ही नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यहाँ काफी आसान हो जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का केस जो है, क्योंकि इसमें अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कब पेयरिंग होगा कब नहीं होगा। इसमें कभी भी फोर्सफुली या एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडीशनली, Eg में एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर T2G में एक चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चला जाएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा नीचे। अब इसके लिए भी हम लोग CFSE का जो लोग फार्मूला लिखे हुए थे वहां पे, इसके लिए भी CFSE का एक फार्मूला लिखना यहाँ पर होगा। कर लियो, यहाँ तक नोट डाउन कर लियोगे सब लोग, आगे बढ़ते लोग इसमें। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो तुम लोग पढ़े थे ऑक्टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी। अब इसमें देखना है कि इसमें जो वहां पे एक फार्मूले में आ रहा था XT, वो चीजें अब यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई फोर्सफुली पेयरिंग होता नहीं, यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है। इसमें जो तुम्हारा फार्मूला आएगा -0.6 NEG del T प्लस 0.4 NT2G del T, और उसमें यहाँ पे कोई भी XT वगैरह नहीं आएगा। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लोग CFSE कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले के बेसिस पे। फार्मूला ला कहाँ से रहे हैं, यहाँ पे है जो हम लोग पीछे डायग्राम ड्रॉ किए थे उसी के बेसिस पे। दोनों फार्मूले में चेंज है यहाँ पे। इसमें NEG है, EG नीचे रहा था तो उसको क्या करना है 0.6 से मल्टीप्लाई माइनस में। डायग्राम देखो, ये डायग्राम नोट किए होगे वहां पे। ये जो गेट था यहाँ पे वो क्या था, इसमें -0.6 डेल टी, और इसमें 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स था, Eg वाला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, और ऊपर क्या था प्लस माइनस ये प्लस 0.4 डेल टी। ये तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर।
NEG क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। ऑलरेडी में लिखे हुए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, EG set of orbital। एंड NEG क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G set of orbital, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G set of orbital, set of orbital। क्लियर है यहाँ पे? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता इसका कैलकुलेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, वहां पे बहुत सारे एग्जांपल किए थे CFSC निकालने के लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ NiCl4 -2 कैलकुलेट द CFSC। और खुद से ट्राई करो, इसमें कुछ प्रोसेस नया नहीं है, सेम है, बस एक डिफनेस ये जो फार्मूला है यहाँ पे वो चेंज हो जाता है। कैलकुलेट द CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बताओ सब लोग, 30 सेकंड का टाइम है, सोचो इसमें। सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोसेस पता होना चाहिए, मैंने पिछले क्लास में बहुत किया था एग्जाम्पल। Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, वो चीजें आना चाहिए सब लोगों को। कन्फिग्रेशन लिख लो। कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा इसका? आर्गन का वैल्यू आ रहा है -2.8 ΔT। थोड़ा सा करेक्ट करोगे वहां पे, अभी कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करो उसमें। आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे? 3d8 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे हम लोग EG एंड T2G में, सोचो इसमें तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे? -0.8। बाकी लोग और सोचो इसमें। कर सब बताओ, सब लोग बताओ। मैंने डायग्राम पे ड्रॉ किया हुआ, तुम लोग इसी तरीके से सोचना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, इसमें पेयरिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। पहला इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी कम है उसमें चला गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, और जब यहाँ पे फिफ्थ चला गया तो 6, 7 और ये 8। तो EG में कितने इलेक्ट्रॉन चला गया? 4, और T2G में भी 4। अब सोचना है वहां पे -0.8 सही है, जिसका भी आंसर -0.8 आ रहा है सही है। बस यही जो 8 इलेक्ट्रॉन था, इसी 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करना था मुझे EG एंड T2G में। EG में क्या करते हैं, इसमें पेयरिंग का कोई क्वेश्चन है नहीं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नीचे, सेकेंड, थर्ड ऊपर, फोर्थ, फिफ्थ, जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चला गया तो फिर यहाँ पे नॉर्मल पेयरिंग होगा। क्लियर है सबका? यहाँ पे सबका आंसर अब सही आ रहा है इसमें -0.8। जैसे ये फार्मूला पता है ऊपर, वहां पे जैसे उस फार्मूले पे रखोगे वहां पे, तो -0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, वो कितना आ रहा था? 4 × 4 ΔT प्लस
0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, वो क्या होगा इसमें यहाँ पे 4 del T। ये क्या आया था 2.4 माइनस में और ये 1.6, आंसर क्या आया था -0.8 del T। क्लियर है सबको कि ये कैसे निकलता है यहाँ पे CFSE का? तो सिंपली जो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करता है हम लोग यहाँ पे, इसमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए यहाँ पे, उसमें काउंटिंग कर लेना कि Eg में कितना और इलेक्ट्रॉन है एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिट्स में कितना इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे फार्मूले पे पुट कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर है सबको ये कैलकुलेशन यहाँ पे CFSE का? बताओ सब लोग बताओ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो अभी, तो ठीक है। क्लियर है सबको? तो ठीक है, तो क्लियर चीजें होना चाहिए, कहीं से भी कोई कंफ्यूज डाउट आता है तो तुरंत पूछोगे वहां पे, ऐसा नहीं कि कई बार रिपीट में, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। और सीखने का सबसे बेस्ट प्रोसेस ये है कि जब पहली बार चीजों को पढ़ रहे हो और पहली बार में समझ में आ जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है वहां पे। ऐसा नहीं कि फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं इसी चीज को। तो ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें कर सकते हो यहाँ पे है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाता है किस कॉम्प्लेक्स में, मान लो कि यही कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया है तुम्हें, और इसका जो निकालना यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें पूछा जाए, अलग अलग ऑप्शन है वहां पे। इसमें मान लो कि फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें दिया रहता है इस कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है, अब इसमें क्या करते हैं Eg पहले लिखते हैं, क्योंकि Eg का एनर्जी क्या यहाँ पे कम है। Eg में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है Eg 2,2, T2G में क्या रहेगा यहाँ पे 2,1,1, एक ये ऑप्शन है इसी कॉम्प्लेक्स के लिए। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता है यहाँ पे है Eg में 1,1, T2G में दे दिया जाता है यहाँ पे है 2,2,2, या कुछ भी इस तरीके से दे दिया जाता है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के लिए। अब यहाँ पे T2G में दे देता है यहाँ पे है 2,2,2, Eg में कुछ भी इस तरीके का ऑप्शन बनाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है ये, क्योंकि Eg में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और Eg पहले लिखने का मतलब क्या, उसमें 2 and 2, और इसमें क्या रहेगा 2,1,1, ये ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए एग्जाम में, उसको सोच सकते हो वहां पे। क्लियर है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से देखना था यहाँ पे। क्लियर है सब लोगों को कि Eg में 4 इलेक्ट्रॉन 2,2, और T2G में भी 4 इलेक्ट्रॉन 2,1,1। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये केस आ रहा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं हम लोगों को। नेक्स्ट केस आ जाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में कैसे सर स्प्लिट होता है, तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल में नीचे था, इसमें T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऊपर चला गया यहाँ पर, और उसका रीजन भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग फिर यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या सिंपली क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे देखना है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वैसे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक अगर देखो तो उसमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के लिए दे रखा है वहां पे,
बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का भी कुछ क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में है, उसको भी देखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे खुद से सोचना कि स्क्वायर प्लेनर अगर आ रहा है, समझ लोगे इसको भी पहले। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि सेंट्रल मेटल कोई एक है, इसमें जो लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा L1, L2, L3, L4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी था, आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। जब ये स्क्वायर प्लेनर का केस होगा, एक ही प्लेन में आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें भी सोचना यहाँ पे, अब ये इस तरीके से अगर अप्रोच कर रहा है लिगेंड्स यहाँ पे, नोट नहीं करना, इसके बाद समझना यहाँ पे। अभी इसमें होता क्या है, इसमें जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल को, इसके बीच का एंगल क्या है तुम्हारा 90 स्क्वायर आ रहा है, ये क्या होगा 90। इसमें जो लिगेंड्स अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को, वो कैसे अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस या फिर बिटवीन द एक्सिस? Between the axis. नहीं, सोचना यहाँ पे इसमें कि जो लिगेंड्स यहाँ पे रहता है, देखिए लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे L1, L2, इसके बीच का एंगल क्या है तुम्हारा इसमें, अब बिटवीन। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से नहीं सोचना है, ये जो आ रहा है यहाँ पे इसके बीच का एंगल क्या है 90, ये भी तो एक्स एक्सिस हो सकता है यहाँ पे, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और ये फिर क्या होगा तुम्हारा जेड एक्सिस इसमें। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा यही एक्स है और ये वाई है हमेशा, इसको हम लोग ऐसे भी तो दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। एंगल क्या होना चाहिए इसके बीच का 90, ये 90 तो ये भी 90 है, ये इसी को रोटेट जब कर दोगे वो भी तो वही आ गया एक्सिस यहाँ पे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि ये जो आ रहा है ये भी एक्स वाई 90 डिग्री एंगल। इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसमें जो लिगेंड्स अप्रोच करता है हमेशा, वो कैसे अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस, क्योंकि उसके बीच भी एंगल क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच में 90, और यहाँ पे जो लिगेंड्स के बीच का एंगल होगा वो भी क्या होगा 90। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या होगा अलोंग द एक्सिस। सही है, बिल्कुल सब लोगों का आंसर तो स्टेट में बता रहे हो, वो क्या होगा अलोंग द एक्सिस, क्योंकि ये भी 90 और जो एक्सिस होता है एक्स वाई जेड वो भी आपस में 90 डिग्री एंगल पे। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है, मैं डायरेक्टली इसको डायग्राम से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे इसको, एक पॉइंट पहले नोट भी कर लोगे, इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ligands approaches to central metal along the axis, क्या वो एक्सिस के along ये अप्रोच करेगा वहां पर। क्लियर है यहाँ पे है? अब इसमें देखो होता है क्या यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव स्फेरिकली सिमेट्रिकल अप्रोच करेगा लिगेंड्स, उसका एनर्जी कुछ इंक्रीज कर जाएगा बट अभी भी डीजनरेट ही रहेगा। बट जब 4 लिगेंड्स अप्रोच करेगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वाला, तो फिर ये जो लिगेंड्स है यहाँ पे वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाएगा, और जब दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है यहाँ पे, अब इसमें ऊपर कौन चला जाएगा, कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी किसका ज्यादा होगा इसमें? सही है, बिल्कुल इजी वाले का सही है, सब लोगों का आंसर। वो क्या रहेगा इजी का, इजी का एनर्जी क्या होगा इसमें ज्यादा, और इजी में दो ही ऑर्बिटल्स था, कौन कौन सा ऑर्बिटल था उसमें, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और dz²। और नीचे कौन सा रहेगा तुम्हारा? सही है, T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। T2g। ये क्या था? dxy, dyz और ये dxz। क्लियर है? यहाँ पे है। अब आगे देखना है यहाँ पे, इसमें कुछ और भी रहता है डिटेल में चीजें, तो देखना है कि dx² y² और dz² है यहाँ पे, एक्सियल वाला और ये नॉन एक्सियल। अब इसमें यहाँ पे देखना है कि जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा होगा? DsP2। DsP2। सही है, बिल्कुल क्लियर। ये तो सबको क्लियर होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल तो sp3 और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो DsP2। अब यहाँ पे सोच के तुम्हें ये बताना है कि DsP2 में जो D होता है वो D का कौन सा ऑर्बिटल है यहाँ पे? DsP2 में जो D यूज होता है वो कौन सा ऑर्बिटल होता है D का? देखो अभी स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे BBT स्टार्ट किए थे। देखो पेज पलट करके देखो क्या था, D कौन सा था इसमें? dx² y²। सही है, बिल्कुल। वो जो D होता था वहां पे वो क्या था? dx² y²। S तो होता ही था, P2 क्या होता था उसमें? px और py ही होता था वहां पे। क्लियर है इस केस में? अब यहाँ पे अब देखना है किसका एनर्जी तो ऊपर चला ही गया, dx² y² dz² का। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे, तो जो x² y² का अगर डायग्राम देखोगे तो इसमें जो लिगेंड से अप्रोच करता है वो प्लेन में ही अप्रोच करता है, एक प्लेन में। और वो प्लेन कौन सा रहता है इसमें जिसमें अप्रोच करता है? XY प्लेन, क्योंकि ये भी XY और ये भी XY। तो XY प्लेन में लिगेंड से अप्रोच करता है, और XY प्लेन में लिगेंड से अगर अप्रोच कर रहा है, इसमें जो dx² y² का जो ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी और भी ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। ये क्या होता है इसमें? ये भी फर्दर स्प्लिट कर जाता है यहाँ पे। ये तुम्हारा कौन सा ऑर्बिटल आ गया इसमें? यहाँ पे है dx² y²। अब इसमें कैसे समझ रहे हैं कि सर dx² y² dz² में dx² y² का ज्यादा हो गया? क्योंकि dz² तो क्या रहा था? xy एक्सिस के परपेंडिकुलर है वहां पे, जबकि x² y² जो प्लेन में है तो प्लेन के अलोंग उसी प्लेन में ही लिगेंड से अप्रोच करता है, तो उसका रिपल्सन ज्यादा होगा। x² y² का तो ऊपर दिखा रहे हैं और इसका क्या होगा? कम होगा। ये dz² तुम्हारा आ गया। क्लियर है? अब क्या होता है इसमें? dxy और dyz dxz है इसमें, जो dxy है जो प्लेन xy प्लेन वाला ऑर्बिटल है वहां पे, उस xy प्लेन वाले ऑर्बिटल्स का रिपल्सन ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू dyz dxz। ये चीजें क्लियर है? यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, बट dxy क्योंकि जो लिगेंड से अप्रोच करता है वो xy प्लेन में ही अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल को, तो dxy जो ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा इस दोनों से, इवन dz² से भी ज्यादा हो जाता है इसका। ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा इस केस में। ये जो ऑर्बिटल्स है ये क्या हो जाता है तुम्हारा? dxy। और ये जो तुम्हारा इसमें बच गया वो कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? इसमें 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे साथ में, ये तुम्हारा आ गया इसमें dyz और dxz। ये डायग्राम तुम अभी ड्रॉ कर दोगे यहाँ पर। दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर है, XY प्लेन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो XY प्लेन है, तो जो XY प्लेन का ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी ज्यादा है। प्लस मैंने EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ब्रेक किया और उसके बाद फर्दर इस तरीके से ये ब्रेक होता है। सर हाँ बताओ। सर वो लोअर ऑर्बिटल है वहाँ पे डी वाई जेड आएगा ना? बिल्कुल आपने एक्स वाई लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो रिपीट होगा नहीं, वो निश्चिंत है। ये क्या होगा इसमें? dxy तो ऊपर आ ही गया, तो ये क्या होगा? dyz।
ये dy z dx z और dx y तो ऊपर आ ही गया होगा। तो मैं ये डायग्राम को हटा देता हूँ यहाँ से। ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि DsP2 में जो D जो ऑर्बिटल वो कौन सा ऑर्बिटल होता है, d2y2। अब जो एनर्जी गैप होता है यहाँ पे पूरे का, इस लाइन से यहाँ पे जो आ रहा था, इसको बोलते हैं डेल SP। SP फॉर स्क्वायर प्लेनर और ये एनर्जी डिफरेंस। अब यहाँ पे इस केस में सिर्फ इसको अगर हम लोग कंपेयर करें, इसको अगर डेल 1 बोल रहे हैं अगर यहाँ पे, इसको डेल 2 बोल रहे हैं अगर यहाँ पे, डेल 1 डेल 2 और ये क्या हो इसमें यहाँ पे डेल 3। तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 अगर आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, यहाँ पे एक जो रिलेशन आता है, ये क्वेश्चन वैसे कभी आएगा नहीं, इवन एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी नहीं गया है, डेल 1 डेल 2 डेल 3। अब डायग्राम में वैसा नहीं लग रहा है, बट जो रिलेशन है यहाँ पे ये रिलेशन होता है डेल 1 डेल 2 डेल 3। और जो इसका रिलेशन होता है डेल SP का, डेल SP का जो रिलेशन होगा यहाँ पे डेल नॉट का, वो होता है 1.3 डेल नॉट। एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन, इसको एक याद रख लेना है। ये डायग्राम ड्रॉ करो और एक ये रिलेशन यहाँ पे। अब ये रिलेशन देख करके तुम लोग बता सकते हो इसमें कि तीनों में अगर पूछा जाए कि डेल नॉट डेल SP और डेल T सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किस में आ रहा है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पे? डेल नॉट। नहीं, सोच के बताना वहां पर। डेल SP डेल नॉट और डेल T, ये रिलेशन यहाँ पे पता है। डेल T के वाला जो रिलेशन था 4/9 डेल नॉट, ये भी रिलेशन पता है यहाँ पे अब हम लोग को। ये रिलेशन मैथमेटिकल रिलेशन है, इसमें पता करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें। सही है बिल्कुल। इसमें वो क्या रहेगा तुम्हारा इसमें डेल SP, क्योंकि डेल SP कब बराबर, ये डेल नॉट जो है जब 1.3 मल्टीप्लाई होता है तो फिर ये इस तरीके से रिलेशन आ पा रहा है। तो डेल SP ओवरऑल जो रहेगा यहाँ पे वो सबसे ज्यादा होता है। मैथमेटिकल रिलेशन इसको समझना है यहाँ पे 1.3 आ रहा है, 1 और आता तो इक्वल ही रहा था 1.3 डेल नॉट, दैट मीन डेल SP क्या होगा, ज्यादा रहेगा यहाँ पे। डेल SP ग्रेटर फिर डेल नॉट देन डेल T। इसको भी याद रख लेते हैं यहाँ पर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे ये रिलेशन आ सकता है एग्जाम में। बाकी जैसे मैंने पहले बताया ये एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है ये स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग, क्योंकि थोड़ा सा टफ स्प्लिटिंग होता है, इस तरीके से समझना है इसको। रिलेशन सबको क्लियर है कि डेल SP और ये डेल T वाला रिलेशन डेल O के साथ।
कर लिए नोट डाउन, यहाँ तक कर लिए प्रॉपरली सब लोग? तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, कर लिए सब लोग नोट डाउन, यहाँ तक कर लिए? बताओ सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सब लोग नोट कर लो अभी, तो अभी नोट ही कर रहा हूँ। ये 3 रिलेशन तुम्हें याद रखना है। डेल एस पी का डेल नॉट के साथ डेल टी जो हम पहले पढ़े थे, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और एक ही रिलेशन लास्ट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए हो जाओ। नेक्स्ट है इसमें, तो म्यूट कर लो, किन्हीं का भी सराउंडिंग का वॉइस आ रहा है तो म्यूट करके रखोगे, जब कुछ पूछना बताना तो म्यूट करके पूछोगे। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे कि क्वेश्चन बस NiCN होल 4, और इसमें CFSE का भी कैलकुलेशन अलग से नहीं करना रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? -2 ये जो कॉम्प्लेक्स है DSP2 है, स्क्वायर प्लेन रहेगा यहाँ पे है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं BBT में स्क्वायर प्लेनर। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे यहाँ पे Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ये क्या होता है? आर्गन 3D8। अब ये जो 3D8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यहाँ पे किस ऑर्बिटल्स में? इसका एनर्जी सबसे कम है DYZ DXZ का। क्या रहेगा इसमें? DYZ DXZ में पहले जाएगा इसमें। बेसिकली इतना डिटेल में रहेगा नहीं, फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाए, ये क्या रहेगा? DYZ। अब इसमें एनर्जी गैप सब में क्या होता है? बहुत ज्यादा रहता है इसमें। इलेक्ट्रॉन जो रहता है यहाँ पे, एक इसमें गया, एक इसमें गया, फिर इसमें जाता है और फिर इसमें जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें रहेगा यहाँ पे, इसमें जो रहेगा यहाँ पे पेयरिंग होते हुए जाता है DYZ DXZ में भी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसके बाद किस में जाएगा? DZ2 DZ2 में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो किसमें जाएगा? DXY में 2 इलेक्ट्रॉन, और D2Y2 क्या रहेगा? अभी भी वैकेंट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है सिंपली इस टाइप से, इसमें सेमी एनर्जी का था ऑर्बिटल, इसमें एक एक कर गया, फिर पेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो एनर्जी गैप जनरली जितना होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के लिए, उससे ज्यादा होता है। दैट मीन इलेक्ट्रॉन ऊपर न जा करके यहाँ पे पहले पेयर अप हो जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ऑक्टाहेड्रल जो कि मैंने बहुत डिटेल में देखा था, और टेट्राहेड्रल, वही दोनों इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बस एक माइंड में रख सकते हो कैसा कुछ होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट केस नहीं होता। क्वेश्चन भी यहाँ पे तुम लोगों में कभी नहीं आया नीति में। चलो ठीक है, कि हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख रहे थे, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसका अलग अलग फैक्टर होता है। इसी CFT के बेसिस पे ही किसी कॉम्प्लेक्स का कलर हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं, स्टेबिलिटी बता पाएंगे कॉम्प्लेक्स का किसका कम है किसका ज्यादा है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अपनों जो क्वेश्चन कर सकते हो उसमें CFT तक का क्वेश्चन कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ CFT तो एक अलग सेक्शन है, उसका क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो BBT एंड CFT का
सेक्शन कर लोगे तुम लोग, उसमें डिस्कस भी करेंगे। बाकी एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी का जो सेक्शन होगा उसको छोड़ दोगे। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा आज के लेक्चर में। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो अभी, किसी को भी कोई डाउट आज के लेक्चर में, या पिछले लेक्चर में ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में भी अगर कोई डाउट हो सीएफटी का उसमें भी पूछ सकते हो, लेकिन पूरे सीएफटी में कोई भी डाउट हो किसी को। तो ठीक है, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थ्योरी में तभी क्लियर समझो तुम्हें, वो क्लियर हो गया जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो रहा है, और क्वेश्चन जब खुद से सॉल्व होगा तब तुम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि थ्योरी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है चीजें। तो ठीक है, तो डॉट नेट में सेशन एंड करता हूँ अभी, तुम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे सीएफटी का, बट एप्लीकेशन तब लोग देखेंगे जब भी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर से पहले पूरा ऑक्टेडल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो सीएफटी उसको डिटेल में रिवाइज करके आओगे। तो ठीक, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर।